नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध और बेहतरीन कहानियों की श्रृंखला में चित्रा मुदगल जी की कहानी नतीजा। तो शुरू करते हैं कहानी। पूर्वी दी के सामने उद्विग्न भाव से रूमा ने होम की बच्चियों की परीक्षा के कार्ड सरका दिए। नतीजा पहली कक्षा के थे। होम में कुल 27 बच्चियां थीं जिन्हें लगातार 1.5-2 वर्षों के माथापूर्ण परिश्रम के उपरांत नगर पालिका के स्कूल में दाखिला कराया जा सका था। सबसे पहला कार्ड पूर्वी दी ने पियासी का खोला। नंबरों पे घूमती नज़र के साथ ही उनके दिपदिपाए चेहरे पर विषाद अचानक संवलाई बदलियों सा गहरा आया। पियासी में जरा भी सुधराव नहीं आया। बाकियों का क्या हाल है? बहुत बुरा। प्रिंसिपल ने बुलवाया था, वहीं से आ रही हूँ। दूसरे कार्ड पर अंकित शून्यों से गुजरते हुए पूर्वी दी ने पल भर को कार्ड पर से आंखों को अलग कर चिंतित भाव से रूमा की ओर देखा। क्या कहा? चिड़चिड़ा रही थीं। दाखिला क्यों कराया आपने इन बच्चियों को जो पढ़कर देने को राजी नहीं हैं? पिछली बार महीने के टेस्ट में बिजली ने काफ़ी कुछ ठीक किया था। इस बार उससे पहले से बेहतर की उम्मीद थी। रूमा ने वाक्य पूरा नहीं किया। फिर पूर्वी दी की आंखें दूसरे कार्ड पर लिखी क्लास टीचर की निराशाजनक तीखी टिप्पणी से किरकिरा आईं। दी खुद ही देख लें। पूर्वी दी ने आगे प्रतिप्रश्न नहीं किया। नतीजे का अंतिम कार्ड बड़ी बड़ी आंखों वाली सलोनी बच्ची शिवानी का आया उनके सामने। सभी विषयों के सामने तीखी चोंच खोले सतर्क गिद्ध से शून्य के गोले बैठे हुए नजर आए। क्या होगा शिवानी का? सोनागाछी की एक अंधेरी सड़ांध भरी कोठरी में उसकी माँ एड्स की चपेट में है। माँ की लाख मिन्नतों के बावजूद उन्होंने माह में एक बार बेटी को देख लेने की उसकी ललक को निष्ठुरता से ठुकरा दिया था। अस्पताल में भर्ती हो जाए, इलाज कोई चमत्कार दिखलाए, तभी वे शिवानी को उसे निकट से नहीं दूर से दिखा सकेंगी। ऐसे ही उसे सब्र करना सीखना होगा। माँ की याद में रह रहकर हुड़कने वाली शिवानी ने माँ से मिलने को कम हट नहीं किए थे। एक दफ़े तो वह चौकीदार की आंख में धूल झोंके गेट से बाहर होने में सफल हो गई। गनीमत हुई कि होम की ओर आती हुई रूमा की नज़र उस पर पड़ गई। 6 वर्ष की नन्ही बच्ची का साहस देख सभी स्तब्ध रह गए। 3 दिन तक पूर्वी दी शिवानी को गौरैया सी सीने से चिपकाए उसकी सुबकियों के मोती आंचल में चुनती रहीं, समझाती रहीं। अब होम ही उसका घर है, अन्य बच्चियां उसकी बहनें। नतीजों को मेज के एक ओर सरका वे अपनी कुर्सी की पिछाड़ी पर शिथिल सी टिक गईं। नतीजों के शून्य उनकी आंखों में उतर आए। सवाल कुतरने लगे। एक भी बच्ची उत्तीर्ण नहीं हुई। अधिकांश ने सभी विषयों में शून्य ही अर्जित किया है। ऐसा नहीं कि स्कूल में दाखिले से पूर्व उनकी प्रारंभिक तैयारी नहीं करवाई गई। 1.5 वर्ष से रूमा निरंतर उन्हें पढ़ा रही है। अब भी 2-2.5 घंटे पढ़ाती है। स्कूल में दिए गए होमवर्क करवाती है। आगे के पाठों की पहले से ही तैयारी करवाती है ताकि स्कूल में पढ़ाए जाने पर उन्हें दिक्कत ना हो। बच्चियां अक्षरों को पहचान सकें, शब्दों को उच्चार सकें। रूमा ने उन्हें बाहर खींचा। आपके नाम प्रिंसिपल साहब ने खत भेजा है, पढ़ ले दी। ओह हाँ। पूर्वी दी ने अन्यमनस्कता को झटक कर पत्र को खोल लिया। पत्र क्या था? जहरीली शिकायतों का पुलिंदा। हर वाक्य चाबुक की शक्ल में उन पर बरसने लगा कि उन्हें नहीं लगता कि ये बच्चियां 3 साल में भी पहली कक्षा पार कर पाएंगी। अजीबोगरीब हरकतें करती रहती हैं। प्रत्येक कक्षा में उन्हें 5-6 दफ़े पेशाब लगती है। छुट्टी ना दी जाए तो जहाँ बैठी हैं वहीं की वहीं मूत लेती हैं। छुट्टी देने पर पाखाने से कक्षा में वापस नहीं पलटती। पेड़ों के नीचे फुनगी खेलती नजर आती हैं या कंकरिया बटोर कर गिटके खेलने लग जाती हैं। क्यारियों के फूल इनके चलते टहनियों पर खिल नहीं सकते। पानी के नल खुले छोड़ देंगी या अंजरी में पानी भर एक दूसरे को छीपेंगी। सवाल के जवाब में गूंगी बहरी सी हो टुकुर टुकुर ताकती खड़ी रहेंगी। न स्लेट पर कुछ लिखेंगी न कॉपी में। डांटने पर जंगलियों की भांति रोज चीख कर पूरे स्कूल को सिर पर उठा लेंगी और अन्य बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालेंगी। परले दर्जे की उद्दंड जिद्दन है। इनकी कॉपियों में टीचरों को होमवर्क स्वयं लिखने पड़ते हैं। मुश्किल यह है इनकी देखा देखी शेष बच्चों में भी अनुशासनहीनता पनप रही है। कृपया ध्यान दें। दूसरे बच्चों की शिकायत है कि ये उनकी चौक, पेंसिल्स, रबरें चुरा लेती हैं। हालांकि टीचरों को सख्त आदेश है कि वे अन्य बच्चों के मुकाबले उनसे कोई भेदभाव न बरतें, न उन्हें हेय दृष्टि से देखें, न बेवजह प्रताड़ित करें। प्रश्न यह है कि अकेली टीचर केवल इन्हीं बच्चियों के आगे पीछे नहीं दौड़ सकती। पूरी कक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ये सब कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये बच्चियां असामान्य बच्चियां हैं।
इतना जरूर मानकर चल रहे हैं कि ये बच्चियां अन्य बच्चियों के परिप्रेक्ष्य में भिन्न परिवेश की उपज हैं। इन बच्चियों की मानसिकता में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी आपकी है। कृपया इस दिशा में विशेष परिश्रम करें। मात्र उन्हें उस परिवेश से मुक्त करा समाज के सामान्य वर्गों के बीच ला खड़ा कर देने भर से ही कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। मेरी बातों को अन्यथा न लें। किसी रोज आकर मिलें या मुझे होम बुला लें। यकीन मानिए, मैं हर तरह से सहयोग की आकांक्षी हूँ। आपके क्रांतिकारी उद्देश्यों में मेरी गहरी रुचि है, मगर मैं यह भी नहीं भूल पाती कि मैं नगर पालिका के एक बहुत बड़े स्कूल की प्रधानाचार्या हूँ। विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना मेरा प्रथम कर्तव्य है। पत्र लिफाफे में सरका पूर्वी दी ने एक दीर्घ धुआंया निश्वास भरा। होम चलते हैं, तुरंत एक मीटिंग रखते हैं। पूर्वी दी का आशय भाप रूमा ने दबी जुबान में प्रतिवाद किया। कल रख लेते हैं दी, बाकी सब तो होंगी, बरुआ दी से शायद भेंट ना हो पाए। पूर्वी दी की भौहें चढ़ीं। क्यों? सुबह बता रही थी कि रविंद्र भवन में उनके नए नाटक की स्टेज रिहर्सल होने वाली है 4:30 के आसपास। 3 बज रहे हैं। नाटकों में उनकी दिलचस्पी इधर को ज़्यादा ही बढ़ गई है। बच्चियों की काउंसलिंग में मन नहीं लगता। बात ये नहीं, प्रिंसिपल ने बच्चियों की उद्दंडताओं का जो ब्यौरा लिख भेजा है, उस रामायण से तो यही लग रहा है कि जितना समय उन्हें दिया जाना चाहिए नहीं दिया जा रहा है। समय और तवज्जो में कोई कटौती नहीं बरुआदी की ओर से। हाँ, दिक्कतें हैं उनकी। बड़े दिनों से शायद उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है। नौकरी कोई है नहीं उनकी, पेंशन मिलती है नाम मात्र की। उससे तो ट्राम से होम आने जाने का किराया तक नहीं निकल पाता उनका। नाटकों में काम किए बिना रूमा बरुआदी की पैरवी में सन्नद्ध हुई। क्यों, बेटी मदद नहीं करती? करती थी यानी? जगदलपुर मध्य प्रदेश में है वो आजकल। तबादला हो गया? नहीं, नौकरी छोड़ किसी अनवर नाम के युवक के संग ब्याह रचा, घर बार बसा लिया उसने। माँ की फिक्र छोड़ दी है। पूर्वी दी क्षणांश मौन हो आई। गलत नहीं है रूमा। मीडिया, संगठनों, संगोष्ठियों, दानदाताओं के मतलब बेमतलब उलझावों से घिरी हुई वे इधर होम की तरफ अपनी सहयोगिनियों से लगभग कट सी गई हैं। आपसी संवाद मात्र निर्देशों और आदेशों तक सिमट सिकुड़ कर रह गया है। चलें, औरों से मिलते हैं। रूमा ने लक्ष्य किया। सदैव तनी रहने वाली पूर्वी दी की देह चाबी कम हो रही गुड़िया सी उठते हुए डगमगाई। होम में आज किसी की खैर नहीं। न केतकी दी की, न सुतपा की, न मालिनी की। बच जाएंगी केवल बरुआ दी। पेशी उनकी भी कल जरूर होगी, मगर तब तक भीतर व्यापी तरेड़ की तीव्रता निश्चित ही कुछ सुस्थिर हो चुकी होगी। अबोध बच्चियों की मानसिकता में दबे जड़े कुसंस्कारों को धोने पोंछने की महती जिम्मेवारी एकमात्र बरुआ दी की है। प्रिंसिपल का पत्र चिपकाया हुआ नहीं था। पूर्वी दी के सामने रखने से पूर्व वो उसे पढ़ चुकी थी। अनुशासन बनाए रखने के नाम पर प्रिंसिपल बच्चियों को किसी भी बहाने स्कूल से बाहर कर सकती हैं। दाखिले के समय कम तेवर नहीं दिखाए थे उन्होंने। पूर्वी दी का ही जिगरा था कि कानून और सरकार दोनों को नंगा कर कटघरे में लापटका उन्होंने। लिखित आदेशों के समक्ष झुकना लाचारी थी प्रिंसिपल की। पूर्वी दी का हट था। बच्चियां सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के बीच उनके साथ ही पढ़ेंगी। पूर्वी दी न करवटों में नींद तलाश रही थी। आंखें मींचे नींद का मनोहार करना अब उनके लिए असाध्य हो रहा। रह रहकर प्रश्न खूंद रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी एक भी बच्ची सवालों के जवाब न दे पाई हो? आधा अधूरा कुछ तो प्रयत्न किया ही होगा किसी ने। प्रिंसिपल के खत में विनय के बावजूद पूर्वाग्रह अपना मुंह नहीं छिपा पा रहा था। दोष उनका नहीं, उनके पास व्यवस्था और अनुशासन की अभेद्य भित्ति है, जिसकी आड़ में वे जब चाहें अपनी शिक्षिकाओं की अक्षमता और लापरवाही उनके मत्थे से अलग कर औरों के सिर मढ़ दें। उनकी मासूम बच्चियों के लिए तो यह काम और भी आसान है। रही शिक्षकों की बात, तो उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य महीने की शुरुआत में तनख्वाह का लिफाफा हासिल करना भर मात्र रह गया है। मीटिंग में काफ़ी खुलंदर बातचीत हुई थी। अकेली वे ही क्षुब्ध नहीं थीं। पढ़ाई में बच्चियों की घोर अरुचि और नतीजों को लेकर सभी सहयोगियों के मन में दुख और तनाव का वितान तना हुआ था। उन बच्चियों की तई विशेष जिन्हें व्यय के मुताबिक दूसरी या तीसरी कक्षा की छात्राएं होना चाहिए था। प्रिंसिपल की चिट्ठी सुनकर तो सभी के दिल और बैठ गए। उन्होंने सख्त स्वर में सभी को फटकारा। सभी निष्ठाभाव से अपने अपने काम में संलग्न हैं, तो उस श्रम का परिणाम क्यों नहीं नजर आ रहा? वे तो लगातार इस कोशिश में रही हैं और हैं कि होम में कलकत्ते के कोने कोने से वे बच्चियां रहने पढ़ने आएं, जिन्हें माँ की मजबूरी तले अपना बचपन घोटना पड़ रहा है।
स्वस्थ परिवेश और स्वस्थ वातावरण में वो पल पुस सकें, भविष्य बना सकें। केतकी दी की आंखें गीली हो आईं। फटकार की अवमानना से नहीं, प्रयत्नों की निष्फलता अनायास घुमड़ आई। होम की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उनके जिम्मे है। दिन रात वो बच्चियों के संग रहती हैं। उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, कब नहाना है, किसे नहीं नहलाना है, किसे दूध पिलाना है, सोने से पूर्व किसे नहीं देना है। खांसी सर्दी के चलते सबके प्रति सतत चौकन्नी दृष्टि रखनी पड़ती है उन्हें। बच्चियां उन्हें दीदी माँ कहकर पुकारती हैं। पूर्वी दी ने ही उन्हें सिखलाया है। विधवा होने के ठीक तीसरे वर्ष बच्चों से नाता तोड़ केतकी दी होम को समर्पित हो गई थी। चारों बहुओं की चाकरी करने की बनिस्बत उन्होंने शेष जीवन मथुरा वृंदावन में गुजारने के बजाय जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का निश्चय किया। उनके विरक्त उबे तन मन को प्रेरित करने का श्रेय पूर्ण रूपेण पूर्वी दी को ही जाता है। उन्होंने ही समझाया था। अपना घर संसार वे भोग चुकी, बहू बेटों को अपना घर संसार अपनी लगन के संग भोगने दें। वे आएं और उन लोगों से जुड़े जिनको उनकी ज़रूरत है। देह व्यापार के नर्क में पड़ी सड़ रही निर्वासित दुर्गाओं की बच्चियों को पालें। देवी माँ की सेवा में मोहपाश खोलें, असली भक्ति करें। पूर्वी दी सोधारण खड़ी थी उनके सामने। दिवंगत पति के मित्र साहा साहब की ही तो इकलौती बेटी थी पूर्वी दी। पूर्वी दी ने न घर संसार बसाया, न केतकी दी ने उन्हें कभी ब्याह न करने और स्वयं का घर परिवार न रचने गढ़ने पर बिलखते संतप्त होते ही पाया। बस एक ही धुन उनके सिर रात दिन चढ़ी दिखी। देह व्यापार में लिप्त मजबूर स्त्रियों की संतानों को, विशेष रूप से लड़कियों को, उस नरक से बाहर खींच उन्हें भविष्य की समर्थ, दक्ष, विवेकपूर्ण, आत्मनिर्भर स्त्री बनाना है, जो अपने होने का रजिस्टर स्वयं आप बने। पूंजी के अभाव में पूर्वी दी ने अपने 2 तल्ले के मकान को होम में परिवर्तित कर स्थान की समस्या से छुटकारा पाया। बाबा वकील थे। टॉलीगंज में उनके छोटे से चैम्बर को उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया। उसी के नीचे एक कमरा स्वयं के रहने खाने के लिए किराए पर ले लिया। लेक गार्डन के पड़ोसियों और नातेदार रिश्तेदारों ने उनके सामाजिक परोपकार की भावना को घर फूंक तमाशा माना और बिन ब्याही युवती की सनक। आगे चलकर उसके विश्लेषणों में कुछ मौलिक अध्याय और जुड़े। मसलन ये भी कि इसके पीछे सेवा भावना कम, प्रचार पाने और सुर्खियों में बने रहने की महत्वाकांक्षा मुख्य पेच है। चादर देह से खींच पूर्वी दी उठ बैठी। करवटों के अधीन निष्क्रिय पड़े रहना उन्हें वक्त को नाली में फिजूल उड़ेल नष्ट करने जैसा कष्टकर लगा। सोचा कॉफ़ी बना लें और चैतन्य हो पढ़ने वाली मेज पर जा बैठें। संग ही रहने वाली नौकरानी बूढ़ी मौसी को नींद से जगाना उचित नहीं लगा। ये अलग बात है कि उनकी आहट से कभी कभार मौसी की नींद उचट जाती है और वे जिदिया जाती हैं कि वे ही उनके लिए कॉफ़ी बनाएंगी। रसोई में चूहों की खटर पटर ने उन्हें याद दिलाया। मौसी ने न जाने कब से उनसे कह रखा है कि एक चूहेदानी लाने को। वे हैं कि उन्हें व्यस्तता में स्मरण ही नहीं रहता कि होम में ही किसी के हाथ पैसे पकड़ा दें और चूहेदानी लाने का जिम्मा उसे थमा दें। सुतपा ने शिकायत भरे लहजे में टोका था। बच्चियों को समय के साथ जोड़ने के चक्कर में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जिस रोज़ से होम में टीवी आया है, लड़कियों के लक्षण दिन प्रतिदिन रंग बदल रहे हैं। पियासी बड़ी है, उनकी सरदारी भी वही करती है। टीवी चलाना भी सीख गई है। उनका आदेश है कि रात खाना खाने के उपरांत बच्चों को दूरदर्शन समाचार सुनवाए जाएं और एकाध ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी दिखवाए जाएं। लेकिन केतकी दी के लाख मना करने के बावजूद लड़कियां नियम का पालन नहीं करती। फिल्मी नृत्य और गाने देखने का हट ठान लेती हैं। एक बार तो उसने रात नींद उचटने पर देखा कि हॉल में टीवी चल रहा है और सभी फूड अंग्रेजी गानों पर नाचने वालों का अनुकरण करती हुई कमर मटका छाती हिला रही हैं। रूमा को उसने बहुत पहले ये बात बताई थी कि जो लड़कियां उसके लाख प्रयत्नों के बावजूद बंगला का कहकहरा ठीक से बोल लिख नहीं पाती, वे टीवी पर प्रदर्शित नृत्य और गीतों को इतनी जल्दी पकड़ लेती हैं कि देखकर दांतों तले उंगली दबा लेनी पड़ती है। सुतपा का टीवी हटवा लेने का प्रस्ताव पूर्वी दी को तर्क संगत नहीं लगा था, न समस्या का हल। पढ़ने लिखने की लगन अपनी जगह है और टीवी अपनी जगह। पढ़ाई को लेकर और लगाओ जब तक बच्चियों में पैदा नहीं होगा या पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक पढ़ना उनके लिए ज़रूरत नहीं बन पाएगा। फिर देश, समाज, विश्व की सूचनाओं से उन्हें वंचित कैसे किया जा सकता है? उनके लिए ये भी जानना अनिवार्य है कि उनकी असली दुनिया और समाज कौन सा है, वो नहीं जो आंखें खोलते ही उन्होंने अपनी माँ के इर्द गिर्द पाया। पियासी को वो किस मुश्किल से निकाल कर ला पाई हैं।
माँ के दलाल ने उसे 3,000 में एक ऐसी औरत को बेच दिया था जो उसका धर्म परिवर्तन कर उसे जरीना नाम देकर अपने संग जद्दा ले उड़ने की तैयारी कर रही थी। पियासी की ही भांति उसने 3 अन्य बच्चियों का सौदा कर रखा था। जद्दा में वो चकला चलाती थी। वहाँ के सख्त कानून के भय से वो बच्चियों को अपनी गोद ली बच्चियाँ बनाकर संग ले जा रही थी। पियासी की माँ ने ही पूर्वी दी को गुहार लगाई थी। पुलिस की मदद से पूर्वी दी ने पियासी समेत अन्य तीनों को भी छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही उस औरत ने सच्चाई कबूली थी कि वो युवतियों को खरीद कर अपने संग नहीं ले जाना चाहती। वे किसी भी भारतीय या पाकिस्तानी ग्राहक के संग मेल मिलाप बढ़ाकर उसे छोड़ चंपत हो सकती हैं। लड़कियां उसी के संरक्षण में पलेंगी बढ़ेंगी तो उसके नियंत्रण में रहेंगी। मालिनी ने बताया, शिवानी और सुरंजना पढ़ती हैं या नहीं, मगर उसके कांथा और ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रशिक्षण में वे गहरी रुचि ले रही हैं। अपनी नन्ही उंगलियों से सुरंजना जिस फुर्ती से सुई में धागा डालती है और कांथा के टाँके उठाती है, उसके लिए अचरज का विषय है। उसे तो यही लगता है कि सुरंजना टाँकों में कुछ और पारंगत हो जाए तो निश्चित ही देश की संभवतः सबसे छोटी कांथा कलाकार होगी। सुनकर पूर्वी दी के चेहरे पर क्षणांश संतोष की पुलक कौंधी। अगले ही पल तनाव के झुटपुटे में बिला भी गई। वो तो सब ठीक है मालिनी, ये उनका अतिरिक्त गुण हो सकता है, मगर पढ़ाई का क्या होगा? अपना होमवर्क ये स्वयं लिखकर क्यों नहीं लाती? समझाती नहीं रूमा उन्हें तुम? अपने स्वर की उग्रता उन्हें स्वयं चुभी थी। रोज ही समझाती हूँ। गौरी और शिवानी को छोड़कर शायद ही कोई और लड़की अपना होमवर्क स्वयं लिख कर लाती हो। एक एक के पीछे पड़ती हूँ दी। सच तो यह है कि सभी को मैं उतना समय नहीं दे पाती जितना दिया जाना चाहिए। कुछ दुष्ट भुच्च सी निष्क्रियता ओढ़े प्रतीक्षा में ही बैठी रहती हैं कि मैं कब औरों से निपटूं तो उनकी बारी आए। मौखिक में भी कुछ नहीं करके आई हैं। सामने खूब कविताएं सुनाती हैं। रूमा की आवाज़ हताशा से थर्रा आई थी। क्या उनका संघर्ष व्यर्थ जाएगा? नचनिया बनेंगी ये? चेहरे लीप पोत माँ की भांति चौराहों पर खड़ी हो ग्राहक फंसाएंगी? रिक्शे तांगे वालों में फंस बच्ची जनेंगी? उफ, कुछ नहीं बदल पाएंगी वो, कुछ नहीं। पूर्वी दी के पांव नदी के बीचों बीच उखड़ गए हैं। वे ऊब चूब हो रही हैं। कोई टहनी हाथ नहीं लग रही है जिसके सहारे वे लटक लें, बच लें। कुछ लिखने लगी हैं वे अपनी मेज पर बैठते ही। डायरी के सीने में सिर रख रही हैं शायद। वही तो एक ठिकाना है बाबा माँ के न रहने पर, जहाँ उन्हें सहलाहट और थपकियाँ नसीब होती हैं। कानून उनका विषय नहीं रहा, बाबा का विषय था। बाबा का सानिध्य जैसे उनकी कक्षाएं हो गईं। कम लड़ाई लड़ी उन्होंने इन बच्चियों को स्कूल में भर्ती करवाने के लिए। कब पैदा हुई हैं, बाप कौन है इनका, माँ इन्हें लेकर खुद क्यों नहीं आती हैं स्कूल? क्या उनके मन में ललक नहीं है कि उनकी बच्चियाँ पढ़ें? अभागियों को सेक्स वर्कर माना जाए, कानूनी मान्यता मिले सेक्स वर्करों के रूप में, नागरिक सुविधाएं मिलें, राशन कार्ड बने, पानी मिले, टट्टी मिले, चिकित्सा सुविधा मिले, वोट डालने का अधिकार मिले, सरकार की राजनीति लहलाए, नए वोट बैंक मिले। वो तो पूर्वी दी विरोध में कूद पड़ी। नागरिक सुविधाएं उनका बुनियादी अधिकार है, उसके लिए उन्हें सेक्स वर्कर का तमगा पहनाने की कतई ज़रूरत नहीं, उनका अलग समुदाय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसी परिस्थिति में सेक्स वर्करों की औलादों का समाज की मुख्य धारा में विलय संभव होगा क्या? आम इमली घूरे पर उगने से आम या इमली नहीं रह जाते क्या? इसी समाज की वे हैं, उसी का अंग अंश तो उनकी औलादों को समाज से बहिष्कृत कैसे किया जा सकता है? उन मजबूरियों के जबड़े तोड़ना जरूरी है जो औरत के सामने देह का विकल्प परोसते बाज नहीं आते। पूर्वी दी उसे ही तोड़ने निकली हैं। कुछ ने स्वेच्छा से अपनी बेटियों को उनकी गोद में डाल दिया, कुछ अब भी अविश्वास से घिरी अपनी बेटियों को अपनी सीली छाती से चिपकाए अपने होने की ऊष्मा सेक रहीं। उन बस्तियों के बजबजाते अंधेरों को काटने वे लगभग रोज ही वहाँ पहुँच रही हैं। उन्हें मना समझा रही हैं। अपनी ज़िंदगी के फंदे तो वो अपने मुताबिक बुन नहीं पा रही, बेटी बेटों की बुन पाएंगी? कितने बेटों को पूर्वी दी ने ले जाकर अनाथाश्रम में प्रवेश दिलाया है। वहीं रहें, पढ़ें, सीखें। वहाँ के अभाव उन अभावों से कहीं अधिक सुवासित हैं। कम से कम वहाँ किसी भविष्य का कहरा तो है उनकी पार्टी पर। उमड़न का लावा अचानक यूं ही तो नहीं फूट रहा। हाथ आंखें कांचने उठे पूर्वी दी के। बेवकूफ़ बच्चियां नहीं जानती कि उनका फेल होना मात्र उनका फेल होना भर नहीं है। उनका फेल होना है उनके मोर्चे का डहना है। वे स्वयं को कहीं रोक नहीं पाएंगी तो अकुआएंगी कैसे? शायद सुप्ता का कहना गलत ना हो।
भौंडे नाच गानों का अनुकरण करते देर नहीं लगती बच्चियों को। शायद यह भी सही हो कि देहों की भी किस्में होती हैं और वे अपनी किस्म को लेकर ही जन्मती हैं, फलती फूलती हैं। आगे कलम निःशब्द हो रही है पूर्वी दी की। मटकती हैं तो कलम उनका ऐसे ही साथ छोड़ देती है। सुबह देर से आंखें खुली पूर्वी दी की। मौसी ने पुकार मचाई, अचरज से भर, हारी बीमारी में भी नियम टूटते कभी देखा जो नहीं। ऊपर दफ्तर में नहीं बैठना आज? इच्छा नहीं हो रही मौसी। तबीयत तो ठीक है। मौसी को मात्र उनकी इच्छा की बात सही नहीं लगी। कैसी हूँ क्या बताऊँ? राजर हाट जाना था ना आज, कांथा वाली औरतों की संगत करने। सब व्यर्थ का आडंबर है। वितृष्णा स्वर में दबंग हुई। कुछ समझ में नहीं आया मौसी को। सवेरे की टहल में उलझ गई वे। उलझे हुए ही पूछा, दोपहर में क्या खाओगी? दोपहर में छठे छमासे ही उनके लिए रसोई बनती है। मौसी का पूछना अस्वाभाविक नहीं था। अपने लिए जो चाहो सो बना लो, मुझे केवल एक कप कॉफ़ी भर की ज़रूरत होगी। दूध मत डालना, पूर्वी दी ने कहकर आंखें मूंद ली। उठने की शक्ति हो तब तो उठ पाएं। पड़ी रही बिस्तर पर। कॉफ़ी घुटकने भर के लिए उठी, फिर लुढ़क गई। दिमाग में रेत उड़ रही है, तूफ़ानी आंधी चल रही है। रेत उन्हें जबरन समाधि दे देगी। वे समाधि ले लेना चाहती हैं, अपने आप को और कहाँ छुपाएं। गले में बांध टूट रहे। ऐसे लीलते दिनों से सामना होगा सोचा नहीं था उन्होंने। ये टूटे बांध आंखों के रास्ते बह रहे। बाबा बाबा वे पुकार रही अंधेरे में। बाबा का हाथ हाथ में नहीं आ रहा है। दोपहर 2:30 के आसपास घर की घंटी ने बेसब्री दर्शाई तो मौसी को सने भात से हाथ खींच उठना पड़ा। झल्लाहट कुंडी खोलते ही अंतर्धान हुई। सामने खिली खिली सी रूमा को खड़े पाया। पूर्वी दी को तो 12 तक वापस लौट आना था राजरहाट से। ताला पड़ा हुआ है ऊपर दफ्तर में। मौसी ने बिस्तर की ओर इशारा किया। घर छोड़ती तब न पहुंचती। रूमा सिरहाने आ टिकी, चिंतित सी। दीदी तबीयत? उठना ही नहीं चाहती हूँ, उठकर करूँ क्या? पूर्वी दी ने आत्मालाप सा किया आंखें खोलकर। अधीर रूमा अपनी बात पर आना चाहती थी। पूछा, दी आपने सभी लड़कियों के नतीजे के कार्ड गौर से देखे थे? हाँ, गौरी और रत्ना का कार्ड भी देखा था। सबके पढ़े तो उनका भी पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा, मेरा भी ध्यान नहीं गया आवेश में। क्या मतलब? रत्ना और गौरी का कार्ड उसमें था ही नहीं, उन्हें मिला ही नहीं था। कल उनकी क्लास टीचर ही नहीं आई थी, आज मिले हैं उनके नतीजे के कार्ड। देखिए। कार्ड खोलकर रूमा ने उनकी आंखों के सामने फैला दिए। अनिच्छा से पूर्वी दी की आंखों ने नंबरों पर दृष्टि डाली। अरे बच्चियां पास हो गईं। पूर्वी दी देह से चादर फेंक झपाटे से उठ बैठी। पलंग पर तिरछे उन्होंने रूमा को विवल हो अंक में भर लिया। आंखें भल्ल से बहने लगीं। होंठ अस्फुट से बुदबुदा उठे। मैं पास हो गई रूमा, पास हो गई मैं। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक मुझको आज्ञा दीजिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना जो आपने अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।